नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत के लॉइटरिंग ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दरअसल भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एविएशन सिस्टम लिमिटेड। इन्होंने अपने लॉइटरिंग ड्रोन्स का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग पूरी की है, जिन्हें की भारत के लाइट व्हीकल्स, BMP-2 वाहन, T-72 टैंक और हाई मोबिलिटी व्हीकल से इनकी टेस्टिंग की गई है। और दोस्तों ये जो गेम चेंजिंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, उनका इन प्लेटफॉर्म पर लग जाने से ये जो वाहन है, एक तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी, खास करके टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। और मॉडर्न वॉरफेयर के सिनेरियो में इन वाहनों से लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाना दुश्मन के लिए किसी विनाश से कम नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि जोरावर टैंक को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों DRDO के चीफ ने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो और DRDO दोनों मिलकर जोरावर लाइट टैंक को तैयार कर रहे हैं, जो कि अगले साल सामने आ जाएगा। और ये टैंक 25 टन का होगा, जिसे कि भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें 1000 हॉर्स पावर के इंजन और इनके तैनात की LAC पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में की जाएगी। दरअसल जोरावर लाइट टैंक 125 mm गन के साथ 2 मैन टर्रेट आर्म से लैस है। इसके अलावा जोरावर लाइट टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्वार्म ड्रोन्स को भी ऑपरेट करेगा। एक्चुअली दोस्तों भले ही लाइट टैंक की एक अपनी खासियत है, क्योंकि इनकी जो गतिशीलता है वो काफी तेज होती है, लेकिन ये बहुत आसानी से टारगेट भी किए जा सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के जो लाइट टैंक्स है जिन्हें भारत तैयार कर रहा है, उनको सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को भी शामिल करना होगा, ताकि वो आसानी से दुश्मन के निशाने पर ना आ सके और दुश्मन के खिलाफ आक्रामक भूमिका निभा सके। अदरवाइज तो वही होगा कि एक टीन के डब्बे में आपने बंदूक फिट कर दी है, ऐसा नहीं होगा। बकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वार्म ड्रोन्स को भी ये ऑपरेट कर पाएगा। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने अब अपनी नई AGM-114R लेजर गाइडेड हेलफायर 2 मिसाइल का ऑफर भारत को किया है, जिसे कि भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो AGM-114R2 है, ये एक प्रमुख हथियार भी है भारत को मिले अपाचे हेलीकॉप्टरों का। इसके अलावा जो भारतीय सेना को 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, उनमें भी यही मिसाइल लगी होगी। और साथ ही साथ जो 24 MS-60 हेलीकॉप्टर जिन्हें की भारतीय नौसेना ऑपरेट करेगी, उनमें भी ये मिसाइल लगी होगी। और अगर भारत 30 MQ-9 आर्म ड्रोन्स खरीदता है अमेरिका से, तो ऑब्वियस सी बात है ये नई AGM-114R लेजर गाइडेड हेलफायर 2 मिसाइल उन पर भी लगी होगी। हालांकि दोस्तों AGM-114R काफी घातक मिसाइल मानी जाती है और ये अपने टारगेट के खिलाफ ऑटोनॉमसली रूप से आगे बढ़ सकती है। ये नहीं, इसमें 3X इनिशियल मेजरमेंट यूनिट भी लगी होती है, जो कि अपने टारगेट को साइड से और बगल से हमला करके उन्हें ध्वस्त कर सकती है। अगली अपडेट दोस्तों सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत ने अब अपने सुपर सुखोई अपग्रेड को स्थानीय स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो शामिल हो रही हैं। आपको बता दें कि इसमें स्वदेशी रडार, मॉडर्न एवियोनिक्स और नए हथियार और यही नहीं कई संख्या में एडवांस सिस्टम भी लगाए जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI के लिए एक नया इंजन भी देख रही है, जिसका मतलब ये है कि भारत रशिया के द्वारा ऑफर किए गए AL-41 F1S इंजन को चुन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी संभावनाएं जताई जा रही है कि एक नया 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है, जो कि डेरिवेटिव होगा उस इंजन का जिसे कि भारत जॉइंट वेंचर के माध्यम से तैयार करेगा, यानी कि जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर ये 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जा सकता है सुखोई 30 MKI के लिए। दरअसल भारत जॉइंट वेंचर से जिस इंजन को तैयार करेगा वो AMCA प्रोग्राम के लिए है, बाकी तो फिर उसका आगे कई तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भारत का एक और प्लान है, जैसे ही हमारे ये जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं वो सुपर सुखोई अपग्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, तो ऐसे में भारत अपने सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज और साथ ही स्वदेशी हथियारों के पैकेज के साथ इन्हें अपने दोस्त देशों को, जो कि रशियन Su-30 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऑफर कर सकता है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, अर्मीनिया और युगांडा भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल भारत की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने घोषणा की है उनके नागास्त्रा 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन के यूजर ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, जिन्हें कि भारतीय सेना ने किया है। कहा जा रहा है कि नागास्त्रा 1 में 80% स्वदेशी सामग्री लगी है और ये 1.5 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, वो भी 15 किलोमीटर की रेंज में, और इनका इस्तेमाल टैक्टिकल बैटलफील्ड में किया जाएगा। वहीं दोस्तों कंपनी का कहना है कि उनका नागास्त्रा 2 और नागास्त्रा जो 3 है उसे भी तैयार करके उसका टेस्ट किया जा चुका है लद्दाख में इसी साल। बता दें कि जो नागास्त्रा 2 है वो ट्यूब लॉन्च और कैटापल्ट लॉन्चर पर आधारित है
और ये अपने साथ 4 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। लेकिन नागास्त्रा 3 ये किसी वाहन पर आधारित यानी कि व्हीकल माउंटेड ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, जो कि 10 किलोग्राम का वॉरहेड 100 किलोमीटर की रेंज में ले जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि अब उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री तैयार कर ली है जो ब्रह्मोस मिसाइल का वॉरहेड तैयार करेगी। दरअसल दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को पहला स्वदेशी बूस्टर भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड से भी मिला है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बूस्टर और वॉरहेड है ब्रह्मोस मिसाइल के, इन दोनों को अभी तक भारत बाहर से खरीद रहा था, लेकिन अब ये वॉरहेड और बूस्टर दोनों ही देश में तैयार हो रहे हैं और ये एक बड़ा कदम है ब्रह्मोस मिसाइल का पूर्ण स्वदेशीकरण की दिशा में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि डीआरडीओ से आ रही है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ के चीफ ने कहा कि स्वदेशी रूप से तैयार होने वाला हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी को तापस ड्रोन से पहले बना लिया जाएगा। तापस ड्रोन में लगने वाले समय के बारे में उन्होंने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और स्वदेशी इंडस्ट्रीज के स्टीप लर्निंग कर्व की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल डीआरडीओ ने कहा कि वो तेजी से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी को तैयार कर रहा है और इसका फैब्रिकेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। दरअसल तापस से 4 गुना ज्यादा पेलोड ये ले जा सकेगा और ये 45,000 फीट पर ऑपरेट किया जा सकेगा। इसका इंड्योरेंस होगा 30 घंटे का। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने एक टेंडर जारी किया है 1.25 मेगावाट गैस टरबाइन जनरेटर के 12 सेट्स के लिए, जिनका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए होगा और इन्हें 3 भारतीय नौसेना के जहाजों के ऑन बोर्ड पर लगाया जाएगा। साथ ही स्वदेशी गैस टरबाइन जनरेटर को भी तैयार करके नए वॉरशिप में लगाया जाएगा। दोस्तों, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जीत मिली है, वो भी चाइना के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, भारत के ऐतराज के बाद चीन ने ऑकस परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। दरअसल चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराने को लेकर ऑकस ग्रुप के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में अपने मसौदा प्रस्ताव को रखा था, लेकिन भारत ने ऐसा ऐतराज जताया कि बीजिंग को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑकस, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का ग्रुप है, इससे चीन काफी घबराया हुआ है और पिछले साल ही ऑकस का गठन किया गया। दरअसल चीन ने कहा कि ये जो पहल है वो परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के तहत उनकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करती है। दरअसल वियना में भारतीय मिशन ने इस संबंध में कई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। भारत की इस पहल में दूसरे देशों का समर्थन मिला, सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ पर चाइना को मेजोरिटी नहीं मिल पाई और उसे अपना ये कदम, ये जो ड्राफ्ट था वो वापस लेना पड़ गया। दरअसल चीन इसी तरीके की हरकतें हमारे साथ भी यूएनएससी में करता है, खास करके वीटो का इस्तेमाल करके, लेकिन भारत ने भी अब इसको चारों तरफ से उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। अब चीन को ये बात तो महसूस होने लगी है कि भैया भारत बढ़ते हुए जो उसके रथ हैं उन पर लगाम लगा रहा है और यहाँ पर भारत ने अपनी कुशल और प्रभावशाली कूटनीति का इस्तेमाल किया और भारत ने तो विशेष तौर पर ऑकस सदस्यों की सराहना भी की। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर भारत ने ऑकस का समर्थन इसलिए भी किया क्योंकि ये दोस्तों समय की मांग थी और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वजह से, यानी कि ऑकस की वजह से भारत को एक अवसर मिला है फ्रांस के साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन टेक्नोलॉजी के लिए गहरा पार्टनरशिप करने के लिए। तो यही एक वजह भी है और भारत ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली मिग-21 की स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये जो 51 स्क्वाड्रन थी, इसमें अब तेजस मार्क 1 2025 से आने लगेंगे और हर साल भारतीय वायुसेना एक मिग-21 के स्क्वाड्रन को हटाती रहेगी, जिसका मतलब ये है कि बाकी की बची जो 3 मिग-21 के स्क्वाड्रन है वो 2025 तक डिकमीशन हो जाएंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों, चीनी विमान वाहक पोतों से लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए चाइना के पास अब जो ट्रेंड पायलट्स हैं वो नहीं है और वो इन्हें ढूंढने के लिए काफी कोशिशें कर रहा है। दरअसल चाइना ने अपने 2 विमान वाहक पोतों को चालू कर दिया है और अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी विमान वाहक के लिए विशेष रूप से बनाए गए J-15 जेट को संचालित करने के लिए योग्य जहाज से चलने वाले लड़ाकू जेट पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जहां चीन तेज गति से अपने विमान वाहक पोत का उत्पादन कर रहा है, तो वहीं J-15 जो कैरियर बेस्ड लड़ाकू फाइटर जेट है वो अपने प्रगति के कार्य पर है, जिन्हें विमान वाहक पर तैनाती के लिए बहुत भारी बताया गया था। चीन अपनी नौसेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, आप सब जानते हैं, और लगभग हर महीने या 2 महीने में वो एक युद्ध पोत लॉन्च भी कर रहा है। दरअसल चाइना के पास जो एकमात्र जहाज से चलने वाला लड़ाकू जेट है, जो कि ट्विन इंजन सिंगल सीट J-15 फ्लाइंग शार्क के नाम से जाना जाता है, ये सबसे भारी वाहक लड़ाकू विमान कहा गया है।
क्योंकि इसका वजन 17.5 टन है। इसकी अधिकतम गति मैक 2.4 है। इसलिए चाइना को लगता है कि अगर प्रशिक्षित जो पायलट्स हैं वो उन्हें ना मिले तो उनके जहाज कहीं पानी में ना समाहित हो जाएं। दरअसल दोस्तों एक कारण और है इसके पीछे का, वो ये है कि चीनी नौसेना ने साल 2020 के बाद से 16 से 19 साल की आयु के हाई स्कूल और स्नातकों से सीधे कैडेटों की भर्ती की। नए नौसैनिक विमानन पायलट कैडेटों की नवीनतम पीढ़ी की औसतन आयु 20 थी, जो अपने पहले की तुलना में कम से कम 10 वर्ष कम थी। दरअसल पीएलए नौसेना ने अपने स्वयं के पायलटों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और ये जो चाइनीज हैं वो अपने पायलटों को ट्रेन करने के लिए अपना ही निर्मित यानी कि चीनी निर्मित JL-9G का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस ट्रेनर विमान में कई तरीके की खामियां हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।